नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस टू की फिजिक्स करवा रहा हूँ और लास्ट क्लास में हमने नया टॉपिक शुरू किया था एम्पियर का नियम। उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक है एम्पियर का नियम। देखिए, एम्पियर का नियम मैंने कल आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान, चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान यानी समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। इसका जो सामने मैंने टर्म लिखी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अपने बोल रहे निर्वात या वायु में बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान उस बंद पथ में परिबद्ध धाराओं के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर म्यू जीरो समेशन आई के क्या होता है? बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान निर्वात की चुंबकशीलता तथा बंद पथ में परिबद्ध धाराओं के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। निर्वात की तो लेनी है चुंबकशीलता और बंद पथ की लेनी है आपको धाराओं का बीजगणितीय योग। धाराओं के बीजगणितीय योग को आपको क्या करना है? म्यू जीरो से मल्टीप्लाई करना है। इससे आपको जो राशि प्राप्त होगी वो कहलाएगी चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। ठीक है, और जो बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन होता है, इसी को अपने कहते हैं परिसंचरण। इसे क्या कहते हैं? परिसंचरण। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र के परिसंचरण का मान, चुंबकीय क्षेत्र के परिसंचरण का मान, चुंबकीय क्षेत्र के परिसंचरण का मान जो है वो किसके बराबर होता है? तो वो बराबर होता है म्यू जीरो समेशन आई के बराबर। चुंबकीय क्षेत्र के परिसंचरण का मान किसके बराबर है? म्यू जीरो समेशन आई के बराबर है। ठीक है, ये हमें कौन बोलता है? ये हमें बोलता है एम्पियर का नियम। इसके अलावा इसमें देखिए, यदि अपने अलग अलग कंडीशंस की बात करें, आपको ये इतना ही याद रखना है। एक तो एम्पियर का नियम, इसमें आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान उस बंद पथ में परिबद्ध धाराओं के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। और इसे अपने किस नाम से जानते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के परिसंचरण के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, कुछ एक बातें और बता रहा हूँ आपको। जैसे ये आपके पास में अलग अलग पथ है, इनसे होकर के धाराएं गुजर रही है। यहाँ डीएल वेक्टर की दिशा है और ये क्या हो रही है? I1, I2 और I3 धाराएं जा रही है। तो अब आप लोग जो समेशन I करोगे, ये किसके बराबर आएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। इससे यदि आप लोग मान ज्ञात करो चुंबकीय क्षेत्र के परिसंचरण का, यानी समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का यदि आप लोग मान ज्ञात करो तो वो कितना आएगा? वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये मान आएगा। और यदि आप लोग करते हो इनमें से किसी एक की दिशा को विपरीत, जैसे I1 ऊपर जा रहा है, I3 ऊपर जा रहा है और I2 नीचे आ रहा है, यदि ये कंडीशन यहाँ लागू करते हो, ये फिर से L5 लेना है, डीएल वेक्टर लेना है। अगर आप ये कंडीशन लागू करते हो तो उसमें आपके पास में समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर किसके बराबर आएगा? I1 माइनस I2 प्लस I3 के बराबर आएगा। ठीक है, और अगर आप लोग ये कंडीशन लागू करते हो जहाँ कोई भी धारा जो है इससे होकर के नहीं गुजर रही है, जैसे धाराएं यहाँ से जा रही है, बाहर से जा रही है, तो इसमें जो आप लोग परिसंचरण का मान ज्ञात करोगे चुंबकीय क्षेत्र का, समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसका मान कितना आएगा? 0 है। ठीक है, ये सारी बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है। और देखो, एक आप लोग पढ़ोगे चुंबकन क्षेत्र H के बारे में, कि जो हमारे पास में
चुंबकीय क्षेत्र B होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू 0 H के बराबर होता है। H जो अपना है वो यहाँ पर होता है चुंबकन क्षेत्र, यानी B वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है, B वेक्टर बराबर होता है म्यू 0 H के, H वेक्टर के। ये B वेक्टर तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और H वेक्टर जो है इसे कहते हैं चुंबकन क्षेत्र। 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे अपने डिटेल से चुंबकन क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र में क्या संबंध होता है, B वेक्टर इक्वल म्यू 0 H वेक्टर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होती है, और यहाँ पर म्यू 0 लग जाता है। ये मान यदि इसमें रख देते हो तो बाहर क्या आ जाएगा, म्यू 0 समाकलन H वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और किसके बराबर, म्यू 0 समीशन I के बराबर। म्यू 0 से म्यू 0 कैंसिल, और ये बनता है H वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर समीशन I। इसका मतलब चुंबकन क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान, चुंबकन क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान या चुंबकन क्षेत्र का परिसंचरण उस बंद पथ में परिबद्ध धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो चुंबकन क्षेत्र का परिसंचरण होता है इसे कहा जाता है चुंबकत्व वाहक बल, चुंबकत्व वाहक बल, और इसका मात्रक बनता है फिर एम्पियर। क्या बनता है, एम्पियर। क्यों, क्योंकि ये किसके बराबर है, धारा I के बराबर है। तो इसका मात्रक क्या बन जाता है, SI पत्ती में चुंबकत्व वाहक बल का इसका मात्रक बन जाता है एम्पियर। ठीक है, ये कुछ एक बातें थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अपने आगे बात कर लेते हैं एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। अपना टॉपिक है एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। और सबसे पहला जो अनुप्रयोग आपके दे रखा है वो आता है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। आपको याद होगा ये टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जब आप लोगों ने पढ़े थे बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग। वहाँ पढ़ा था सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो सीधे धारावाही चालक तार के कारण अपने परिमित लंबाई के लिए किया था, एक हम लोगों ने अनंत लंबाई के तार के कारण भी किया था जो म्यू 0 I/2π आ रहा था। इसे अब अपने सिद्ध करना है किसके नियम से, एम्पियर के नियम से। तो सबसे पहले तो अपने मानते हैं कि इस तरीके से अपने पास में क्या है, एक अनंत लंबाई का चालक तार है। ये क्या है, अनंत लंबाई का चालक तार है जिसमें I मान की क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। और इसके चारों ओर अपने क्या कर लेते हैं, एक बंद पथ की कल्पना कर लेते हैं। इस तरीके का क्या है, एक बंद पथ है और बंद पथ का ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दो पॉइंटों पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें तो यहाँ तो आता है चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर क्रॉस, और यहाँ क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर डॉट। तो इस साइड डॉट आता है और दूसरी साइड क्या आता है, क्रॉस आता है। और ये जो दूरी है ये मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल r। तो यहाँ से dl वेक्टर की दिशा और जो आपके पास में b वेक्टर है उस b वेक्टर की दिशा क्या प्राप्त होती है, आपको एक समान प्राप्त होती है। देखो बंद पथ, जैसे ये तार है इसके इस तरीके से माना है तो ये वर्ताकार बंद पथ है इसके, और इसके ऊपर कोई पॉइंट लेंगे और वहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे जिससे आपको क्या मिलेगा, डीएल वेक्टर की दिशा मिलेगी। और इसी तरीके से आपको किसकी दिशा मिल रही है, यहाँ बी वेक्टर की दिशा मिल रही है। तो बी वेक्टर की दिशा और डीएल वेक्टर की दिशा जो है वो दोनों एक ही दिशा में है। तो देखिए अपने एम्पियर के नियम से लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एम्पियर के नियम से। तो एम्पियर के नियम से आएगा समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर और किसके बराबर, म्यू 0 समीशन आई के बराबर। इसे थोड़ा सोल्व करेंगे तो लिखेंगे बी
DL कोस थीटा और किसके बराबर म्यू जीरो समीशन आई के बराबर, किसके बराबर लिख दिया BDL कोस थीटा और म्यू जीरो समीशन आई के बराबर। अब देखिए यहाँ थीटा का मान कितना है, तो यहाँ थीटा का मान है 0 डिग्री। थीटा का मान कितना डिग्री है 0 डिग्री है, तो किसके बराबर म्यू जीरो समीशन आई के बराबर, चूँकि थीटा इक्वल 0 डिग्री। देखिए थीटा किसके मध्य कोण है, B और L के मध्य का कोण है, B और DL के मध्य का कोण है, और B और DL जो है इन दोनों के मध्य कोण कितना डिग्री है 0 डिग्री है। तो cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो आपके पास में आ जाता है BDL और किसके बराबर म्यू जीरो समीशन आई की जगह क्या लिख देंगे I, क्योंकि ये जो बंद पथ आपने बनाया है इसमें धारा सिर्फ कितनी है I, तो समीशन I किसके बराबर I के बराबर। अब देखिए हम लोग लिखेंगे B और ये समाकलन सोल्व करें तो L आएगा सिर्फ, और L का मतलब होगा इस पद की परिधि जो किसके बराबर है 2 पाई r के बराबर है। तो ये किसके बराबर आया म्यू जीरो I के, तो B का मान आता है म्यू जीरो I अपॉन 2 पाई r, म्यू जीरो I अपॉन 2 पाई r। ये आ जाता है अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो जाता है अपने। और इसकी दिशा अपनी ज्ञात कर ही सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। ग्राफ यदि आप लोग यहाँ से खींचना चाहो तो ग्राफ देखिए किस प्रकार से आएगा। एक तो ग्राफ आप लोग देखोगे B के और I के मध्य, और एक ग्राफ देखोगे B के और R के मध्य। यहाँ से एक ग्राफ तो B और I के मध्य खींचे, B और I समानुपाती रिलेशन है, इस तरीके का ग्राफ मिलेगा आपको। और एक ग्राफ आप लोग खींचो B और R के लिए, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आपको मिलेगा। देखिए R जो है B के व्युत्क्रमानुपाती है, और इसी ग्राफ को यदि आप लोग खींचते 1/r के मध्य, B और 1/r के मध्य, तब आपको प्राप्त होती एक सीधी रेखा। क्या प्राप्त होती है आपको एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो ग्राफ खींच सकते हो, एक तो B और R, एक B और 1/r और एक B और I के मध्य ग्राफ। अगला टॉपिक अपने इसमें आता है लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एम्पियर का जो नियम है इसका दूसरा अनुप्रयोग देखिए क्या आता है। इसका दूसरा अनुप्रयोग आता है लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण अपने चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, एक बेलनाकार लंबा धारावाही चालक मानते हैं जिसमें से I धारा प्रवाहित कर लेते हैं और कोई पॉइंट P जो है अपने ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपने एक बेलनाकार धारावाही चालक की कल्पना करते हैं। इस तरीके से क्या है हमारे पास में एक बेलनाकार धारावाही चालक है। ये हमारे पास में क्या है, एक बेलनाकार धारावाही चालक है जिसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितनी है, कैपिटल R है। तो कैपिटल R त्रिज्या मान ली और I इसमें से प्रवाहित धारा मान लेते हैं और इसके कारण अक्ष पर किसी बिंदु P को लेते हैं और उस पर तीव्रता जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो ये तीव्रता जो है अपने तीन जगह ज्ञात करेंगे। एक तो ज्ञात करेंगे बेलन के बाहर, एक तो ज्ञात करेंगे बेलन के बाहर स्थित बिंदु पर, और एक ज्ञात करेंगे अपने सतह पर, और तीसरा अपने बिंदु लेंगे अंदर की ओर। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तीन जगह ज्ञात करोगे, एक तो बाहर, एक सतह पर और एक बेलन के अंदर। सबसे पहले अपने ले लेते हैं बिंदु जो है बेलन से बाहर स्थित हो, यानी जो P पॉइंट जिस पर आप लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हो वो कहाँ स्थित है, वो मान लिया स्थित है बेलन से बाहर इस जगह। अपने मान लिया कि स्मॉल r दूरी पर वो स्थित है पॉइंट P अपनी, और स्मॉल r जो है वो क्या है, इस कैपिटल R से बड़ा है। तो सबसे पहले वही काम करते हैं जो अपने पीछे किया था। ये dl वेक्टर
और ये बी वेक्टर। हमने क्या किया, स्मॉल आर जो दूरी थी वहाँ से अपने एक वृत्त बना दिया है और फिर अपने एक अल्पांश लिया है डीएल वेक्टर। अल्पांश डीएल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर जो है वो क्या होंगे, एक समान दिशा में होंगे। तब देखिए आपके पास में क्या आएगा, आप लोग लिखोगे एम्पियर के नियम से। पहले तो ये केस लिख देना, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, यानी जो आपके पास में पॉइंट जो है वो कहाँ स्थित हो, बेलन से बाहर स्थित हो। फिर आप लोग लिखोगे एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से। देखिए आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में आएगा समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर और किसके बराबर, म्यू जीरो समीशन आई के बराबर। इसे मैं एक ही लाइन में सोल्व कर देता हूँ, थोड़ी देर पहले अपने सोल्व किए ही इसे। तो ये बना बी डी एल कोस जीरो। क्यों, क्योंकि डी एल और बी के मध्य कोण कितना है, 0 डिग्री है। तो ये बना बी डी एल कोस जीरो और किसके बराबर, म्यू जीरो आई के बराबर। क्योंकि यहाँ समीशन आई का जो मान ज्ञात करेंगे, ये जो बेलनाकार चालक है इसमें से प्रवाहित धारा का मान कितना है, आई, तो यहाँ कितना आएगा, म्यू जीरो आई आएगा। कितना आएगा, म्यू जीरो आई आएगा। तो अब देखिए ये बनता है समाकलन बी डी एल और किसके बराबर, म्यू जीरो आई के बराबर। बी को बाहर रखते हैं और समाकलन में लिखते हैं सिर्फ डी एल किसके बराबर, म्यू जीरो आई के बराबर। अपने इसे लिख देते हैं बी और ये किसके बराबर है, ये आपने जो पथ लिया है इस पथ की लंबाई के बराबर है। इस पथ की जो लंबाई है आपको टोटल लंबाई एल उसे ज्ञात करना है। वो लंबाई होगी वर्ताकार पथ होने के कारण इसकी परिधि के बराबर। और इसकी परिधि कितनी होगी, तो इसकी परिधि होगी 2 पाई आर। कितनी होगी, 2 पाई आर। किसके बराबर, म्यू जीरो आई के बराबर। तो यहाँ से बी का मान कितना आया, बी का मान आया म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। कितना आया, b इक्वल म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर मान जो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल यही मान आपको प्राप्त हुआ था जो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी उसके लिए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि यदि आप लोग बात करते हो बाहर स्थित बिंदु की, तो आपको क्या प्राप्त होता है, आपको प्राप्त होता है म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। यानी बी यहाँ जो है वो क्या है, आर के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे आप लोग बाहर जाओगे और ज़्यादा दूर जाते जाओगे वैसे वैसे बी का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दूसरा केस इसमें यदि अपने देखें तो ये अपने बात करनी है स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर की। तो समीकरण 1 के अंदर आप लोग क्या करोगे, समीकरण 1 में स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर रख दोगे। स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर समीकरण 1 में रखने का। तो समीकरण 1 में यदि आप लोग ये रखते हो तब आपके पास में आएगा बी सतह और म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। कितना, बी सतह इक्वल म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। अपने ये जो मान प्राप्त किया है इसमें स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। यानी बी सतह इक्वल म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर अपने इसमें लिख देंगे। आगे अपने बात करते हैं नए पॉइंट की इसमें, और बेलन की सतह के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। जो लास्ट केस है उसे देखते हैं अपने। लास्ट केस, तीसरा केस जो अपने पास में बनता है उसमें अपने देखते हैं इस केस को, यानी बेलन की सतह के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो यदि आपको ज्ञात करना हो तो सबसे पहले तो अपने बेलन को फिर से बना लेते हैं। ये हमारे पास में वो बेलन है और अब आपका जो पॉइंट P है वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा इस बेलन के अंदर। यानी स्मॉल आर जो दूरी है अब वो कहाँ आ जाएगी, बेलन के अंदर आ जाएगी। अपने स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे पर पॉइंट P जो आपका अब कहाँ होगा, बेलन के अंदर होगा। तो फिर से अपने लिखेंगे एम्पियर के नियम से। हम लोग लिखेंगे एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से। तो एम्पियर के नियम से वही टर्म लिखेंगे जो थोड़ी देर पहले अपने लिखते आए थे, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर किसके बराबर, म्यू जीरो समीशन आई के बराबर। तब आपके पास में मान आएगा बी वेक्टर और डी एल कोस 0 डिग्री और किसके बराबर, म्यू जीरो समीशन आई के बराबर। किसके बराबर,
बी डी एल कोस जीरो समाकलन बंद पृष्ठ के लिए म्यू जीरो समेसन आई, और इसे मैं लिख देता हूँ बी समाकलन डी एल। क्या लिख दिया? बी समाकलन डी एल कोस जीरो का मान तो एक हो ही गया, अपने बार बार पढ़ चुके हैं इस टर्म को तो, और ये समेसन आई हमारे पास में बचा हुआ है। अब अपने लिखेंगे बी और इसका मान कितना है 2 पाई आर, और किसके बराबर? म्यू जीरो समेसन आई के बराबर, यानी बी का जो मान आएगा वो आएगा म्यू जीरो समेसन आई की जगह लिख देता हूँ आई डैश और 2 पाई आर, यानी समेसन आई जो है उसकी जगह मैंने कितना लिख दिया? आई डैश लिख दिया। तो b का मान कितना आ जाता है? म्यू जीरो आई डैश अपॉन 2 पाई आर आ जाता है। देखिए इसमें अपने ये जो बेलन है इसके टोटल अनुप्रस्थ काट में से कितनी धारा जा रही है? आई, और यहाँ से कितनी जा रही है? आई डैश जा रही है। तो आई डैश के लिए मैंने इसे लिखा है टोटल धारा कितनी जा रही है? आई, और इसमें से कितनी जा रही है? आई डैश जा रही है। तो अपने ये आ जाता है b इक्वल म्यू जीरो आई डैश अपॉन 2 पाई आर। देखिए अपने आई डैश का मान अब ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे कि पाई आर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली धारा कितनी है? आई है। यानी जब ये अनुप्रस्थ काट का इसका क्षेत्रफल कितना था? पाई आर स्क्वायर था। तो इस पाई आर स्क्वायर जो क्षेत्रफल इसका था अनुप्रस्थ काट का, तो पाई आर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितनी धारा जा रही है? आई धारा जा रही है। और जब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाता है एकांक, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, तो एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितनी धारा जाएगी? तो ये जाएगी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। कितनी जाएगी? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर धारा जो है इसमें से अपने प्रवाहित होगी। और यदि अपने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना लेते हैं? पाई आर स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि अब अपने पास में सिर्फ इतना भाग है जिससे होकर के धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि पी पॉइंट जो है वो अब कहाँ है? वो अब बेलन के अंदर स्थित है। तो पाई आर स्क्वायर जो अनुप्रस्थ काट है इसमें से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो अपने लिखेंगे पाई आर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा यानी आई डैश, और किसके बराबर आएगा ये आई डैश? ये आएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और गुणा किसके आएगा? पाई आर स्क्वायर के। तो पाई से पाई कैंसिल, तो आई डैश का मान आ जाएगा आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये किसका मान है? आई डैश का मान है। ये आई डैश का मान इसमें यहाँ रख देंगे। तो बी देखिए कितना बनेगा? बी इक्वल म्यू जीरो अपॉन 2 पाई आर गुणा ये आया आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, तो बी इक्वल कितना बना? म्यू जीरो आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी बी और आर का रिलेशन यहाँ देखें तो किस प्रकार का है? समानुपाती का है। समानुपाती का रिलेशन जो है अपने यहाँ प्राप्त हो जाता है। ये फॉर्मूला बनता है म्यू जीरो आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे जैसे आप लोग अक्ष से दूरी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो अब अपने क्या कर सकते हैं? ग्राफ खींच सकते हैं जो समीकरण आपको प्राप्त हुई है उन सभी समीकरणों से। तो देखिए ग्राफ किस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। तो दो तो पीछे जो आपने समीकरण सोल्व किए थे वहाँ तो ये व्युत्क्रमानुपाती आ रहा था, और इसमें ये क्या आ रहा है? समानुपाती आ रहा है अंदर के लिए। तो ये बात आप याद रखो, और इसके लिए आप लोग क्या करो? ग्राफ खींचो। देखिए तीनों केसों के लिए अपने किस प्रकार से ग्राफ खींच सकते हैं। यहाँ इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये तो अपने बाहर स्थित बिंदुओं के लिए थी, ये तो अंदर स्थित बिंदु के लिए जो अपने बी और आर क्या है? समानुपाती है, और ये सतह पर आ गया जो स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है? बराबर है, और ये अपने आ जाता है बाहर स्थित बिंदुओं के लिए जब अपने स्मॉल आर जो है वो क्या है? कैपिटल आर से बड़ा है, और ये आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान है। तो ये आपको क्या प्राप्त हो जाता है? ग्राफ प्राप्त हो जाता है।
अंदर स्थित बिंदु के लिए, सतह पर स्थित बिंदु के लिए और बाहर स्थित बिंदु के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ग्राफ का मान ज्ञात कर सकते हो। और यदि आप लोग क्या कर देते हो, इसमें स्मॉल आर जो है उसे 0 कर देते हो, तो स्मॉल आर को 0 करने पर यानी यहाँ आने पर आपका पॉइंट बी जो है ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अंदर की यदि आप लोग बात करोगे तो जो अक्ष है उस अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना प्राप्त हो जाता है, आपको 0 प्राप्त हो जाता है। दूसरा आप लोग ध्यान रखोगे कि यदि आपके पास में ये जो बेलनाकार पाइप है ये अंदर से ठोस होने के बजाय क्या होती, खोखली होती, तो खोखली होती तो उसमें इसके अंदर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको 0 प्राप्त हो जाता। ठीक है, यदि बेलन आपका क्या होता, खोखला होता, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कितनी प्राप्त हो जाती है, हमें 0 प्राप्त हो जाती। नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नया टॉपिक है अपना परिनालिका, और देखते हैं कि परिनालिका क्या होती है। आपके 2 टॉपिक और आते हैं इसमें, एक तो आता है परिनालिका, एक आता है टोरॉइड, और उसके बाद में अपने आगे बढ़ जाते हैं और धारामापी जो है वो अपने लास्ट टॉपिक्स में ऐसे आते हैं। तो अब अपना टॉपिक आता है परिनालिका। परिनालिका जिसे अपने कहते हैं सोलेनोइड, परिनालिका, या इसे जाना जाता है सोलेनोइड के नाम से। तो परिनालिका या सोलेनोइड। देखिए परिनालिका क्या होती है, जब किसी बेलनाकार कुचालक नलिका पर, जब किसी बेलनाकार कुचालक नलिका पर उसके अक्ष के लंबवत, जब किसी बेलनाकार कुचालक नलिका पर उसके अक्ष के लंबवत यानी उसकी लंबाई के अनुदिश, अक्ष के लंबवत का मतलब हो गया उसकी लंबाई के अनुदिश। तो जब किसी बेलनाकार कुचालक नलिका पर उसकी लंबाई के अनुदिश विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं, विद्युत रुद्ध तांबे के तार एक समान रूप से लपेट दिए जाते हैं। तो इस प्रकार जो आपके पास में संरचना बनेगी या जो आकृति बनेगी, उस आकृति को ये अपने किस नाम से जाना जाता है, उस आकृति को ये अपने कहते हैं परिनालिका या सोलेनोइड। ठीक है, उस आकृति को ये अपने क्या कहते हैं, परिनालिका या सोलेनोइड कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपके पास में परिनालिका क्या होती है, तो आप लोग बताओगे कि जब किसी बेलनाकार कुचालक नलिका, ये बेलनाकार कुचालक नलिका जो है वो किसी की भी बनी हो सकती है, जैसे चीनी मिट्टी या जो कार्डबोर्ड होता है उसकी आपके पास में क्या होती है, ये बेलनाकार कुचालक नलिका बनी हो सकती है। और इस बेलनाकार कुचालक नलिका पर इसकी लंबाई के अनुदिश क्या किए जाते हैं, एक समान रूप से विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेटे जाते हैं। और इससे जो आपके पास में संरचना बनती है उसको अपने क्या कहते हैं, उसको अपने कहते हैं सोलेनोइड। ठीक है, और अपने ये भी मान करके चलते हैं कि प्रत्येक फेरा जो है उसका तल जो है, यानी जैसे ही आप लोग इन्हें लपेटोगे तो प्रत्येक फेरा जो आपके पास में आएगा उसका जो तल आएगा वो उसकी लंबाई के लगभग क्या मानेंगे, अपने लंबवत मानेंगे। कि जो प्रत्येक फेरा आप लोग बनाओगे इन्हें लपेटते समय, तो प्रत्येक फेरा जो आएगा वो क्या आएगा, इसकी लंबाई के लंबवत आएगा। ये बेलनाकार की अक्ष है या इसकी लंबाई है, इसके लगभग अपने क्या मानेंगे, इसे लंबवत मानेंगे। ठीक है, यदि लंबवत अपने मानेंगे तो इससे आपके पास में जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो चुंबकीय क्षेत्र किसके अनुदिश आएगा, इसके अक्ष के अनुदिश आएगा। जितने भी चुंबकीय क्षेत्र आप लोग इसमें बनाओगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचोगे, वो सभी क्या आएगी, समांतर आएगी। और किसके अनुदिश आएगी, अक्ष के अनुदिश आएगी। अक्ष के अनुदिश आएगी जिससे इसके बाहर स्थित जो बिंदु है उन पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो कितना होगा, 0 होगा। तो परिनालिका के बाहर स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है उसे अपने क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। और यदि त्रिज्या की तुलना में लंबाई अत्यधिक हो, त्रिज्या की तुलना में लंबाई क्या हो, अत्यधिक हो, तब अपने इसे क्या कहते हैं, तब अपने इसे कहते हैं आदर्श परिनालिका। आदर्श परिनालिका या अपने क्या कहते हैं, अनंत लंबाई की परिनालिका। यानी त्रिज्या की तुलना में लंबाई क्या हो, काफ़ी